अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर की इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको हम सब की तरफ से मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। सो व्यूअर्स, आज ईद का दिन और ऑब्वियसली हम ईद सेलिब्रेट करके आज हम एक और ईद का दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम जब ईद उल फितर की बात करते हैं नॉर्मली तो हमारे पास साल में ये मौका होता है कि हम 3 ईदें जो है वो मनाएं। ऑब्वियसली ईद मिलादुन्नबी की अगर हम बात करें, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। सो ईद की जो फेस्टिवल्स होती हैं, ईद का मतलब ही यही है कि सेलिब्रेशंस जो हैं वो की जाएं, फेस्टिविटी का माहौल होता है, जश्न का समा होता है, खुशी का माहौल होता है। सो जब हम ईद की बात करते हैं सो हमारे पास ये मौका है कि हम भरपूर तरीके से इस ईद की खुशियों को ऑब्वियसली सेलिब्रेट करें, अपने साथ अपने प्यारों को इस खुशियों में शामिल करें और ना सिर्फ अपने साथ अपने प्यारों को शामिल करें बल्कि जो लोग इस्तात नहीं रखते, जो लोग महरूम तबके से बिलोंग करते हैं, उनको भी अपनी ईद की खुशियों का हिस्सा बनाएं। क्योंकि डेफिनेटली जब हम ऐसे लोगों को अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल करते हैं तो जो एक इनर सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट जो हम फील करते हैं वो दुनिया में हमें कोई और चीज़ जो है वो दे नहीं सकती डेफिनेटली। सो जनाब, आप सब खुद भी ईद सेलिब्रेट करें, ईद मिलाएं और इस सब के साथ साथ जो है अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें और ना सिर्फ अपने प्यारों के साथ बल्कि जो महरूम हैं इन खुशियों से, जो साहिब इस्तात लोग नहीं हैं, जो ऑब्वियसली एक ऐसे अंडर प्रिविलेज अगर हम कह लें कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो उनको लाजमी तौर पर जो है अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। सो जनाब, आज हम ईद का दिन और ईद के दिन को खुशगवार बनाने के लिए आपके कुछ बहुत ही स्पेशल किस्म के मेहमान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिनको आप ऑफ एंड ऑन टीवी स्क्रीन्स पर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते रहते होंगे। सो आज इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ बड़े डिस्टिंग्विश किस्म के मेहमान जो हैं इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। इनका एक मुनफरद और निराला अंदाज़ जो है वो लाहौरियों ने, बल्कि ना सिर्फ लाहौरियों ने, पूरे पाकिस्तानियों ने बहुत उसको पसंद किया। पूरे पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा इस मुनफरद अंदाज़ को पज़िराई मिली और पिछले 42 साल से सहाफ़त में अपना नाम जो है वो बना रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अमीन हफीज़ साहब आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अमीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वो तो मुझे लग रहा है कि आज ईद है कि आज रुखमा इरफान मलिक ने साड़ी पहनी हुई है और वो लड़की साड़ी पहने, लड़की बने संवरे, तो ये उसका बुनियादी राइट है। हाँ। तो माशाल्लाह लग रहा है आज ईद है और ईद में तो फिर देखना वजाहत भी देखें कितना मशरकी मर्दों की तरह ना शर्मा रहा है। वजाहत और शर्माले, ये वैसे शर्माता है लेकिन अंदर से मैं कहूँ कि ये पूरा है, सो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। वजाहत बस ऐसे शर्माता है और घर वालों ने जो सेवियां खिलाई होंगी ना, हाय हाय हाय, उन सेवियों के ऊपर जो वो मलाई वाला दूध डाला होगा और वो जो चीनी मिला के दी होगी, हाय हाय हाय, वो जो वजाहत में जो मैं कहता हूँ सुबह नमाज पढ़ने के बाद जो घर में सेवियां खाई है ना, ये मशरकी स्माइल उस वजह से है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो जनाब, वजाहत का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, अमीन साहब ने अपनी गुफ्तगू में मेंशन कर दिया, बट वजाहत का एक तारुफ तो ये है कि मेरा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्त है, लेकिन उसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन है। वजाहत खान इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। वजाहत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। और सबसे अच्छी चीज़ ईद हमारी दोबाला इसलिए हुई है कि ईद वाले दिन अमीन हफीज़ साहब हमारे पहलू में बैठे हैं। जब आपका यार, आपका बड़ा खूबसूरत इंसान, बड़ा पसंदीदा शख्स आपके पहलू में बैठा हो, लाजमी नहीं कि वो औरत भी पसंदीदा होती है। अमीन साहब हफीज़ लोरी बादशाह है। और ये जिस तरह पग पहन के आए और ये देखे शाल पहन के, लग रहा है ना अमीन हफीज़ आज सच्ची मुच्ची असल ईद लग ही रही है। अमीन भाई की ईद है असल। अमीन भाई के साथ बैठ के तो हमारा रंग फीका हो जाता है। इनकी गुफ्तगू इतनी मजे की है। ये वैसे बहुत अच्छा किया। अमीन साहब जैसे जब मेहमान होते हैं ना ट्रांसमिशन में हमारे साथ,
तो देखने वालों को भी जो है ना देखने का मजा आता है, उनकी भी ईद दोबाला होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बड़ी आप बिल्कुल मजेदार ठीक कह रहे हैं। ट्रांसमिशन कर रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह, और आगे भी चलकर मजे मजे की ये बातें जो हैं वो यूं ही जारी रखेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं नई बात मीडिया नेटवर्क के। माशाल्लाह अब इनके अंडर जो हैं वो 2-2 चैनल्स आते हैं। लोगों के लिए एक चैनल का ब्यूरो चीफ बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये एक चैनल के लिए 2-2 चैनल्स के, एक नेशनल चैनल के, एक लोकल चैनल के जनाब ब्यूरो चीफ बन चुके हैं। ऑब्वियसली हमारे साथ मियां नवीद साहब मौजूद हैं और हेल्थ की बीट में इन्होंने बहुत काम किया है। तो जनाब मियां नवीद साहब, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और इंशाल्लाह अच्छी बातें होंगी आज। हाँ जी, अच्छी बातें होंगी। और मियां साहब जो है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारी ईद ट्रांसमिशन को 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 10 12 14 चांद जो है वो आज आप लगाएंगे। हाँ जी, और हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है इमर्जिंग स्टार है। ऑब्वियसली जब हम ईद ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इन ईद ट्रांसमिशन में अगर मौसीकी का तड़का ना हो तो डेफिनेटली वो इतना मज़ा नहीं आता। सो हमारे साथ इमर्जिंग सिंगर, इमर्जिंग स्टार सिंगर जुनेद इस वक्त इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। जुनेद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ जिन्होंने ये प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं, अमीन हफीज़ साहब, बजाज साहब, इन सबको ईद मुबारक। खुशी का मौका है, सो इंशाल्लाह उम्मीद है, यकीन है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम अमीन हफीज़ साहब, बिकॉज हम सब में जो इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं वो अमीन हफीज़ साहब हैं। सो अमीन साहब, आप पिछले 42 साल से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। ऑब्वियसली अगर हम सहाफ़ियों की बात करें, एंकर पर्सनस की बात करें, कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात करें, सो नॉर्मली मीडिया के लोग जो हैं उनकी ईदें मुश्किल से ही घरों पर जो है वो गुजरती हैं। ज़्यादातर तो उन्होंने अपने दफ्तरों में ईद गुजारनी होती है। अब शायद आपको थोड़ा सा मार्जिन, लिवरेज, स्पेस मिल गई हो, लेकिन पिछले अगर मैं बात करूँ लाइक ऑलमोस्ट 38-39 ईयर्स, तो ऑब्वियसली आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए ईद गुजारी होगी। कितनी ईदें घर पर गुजारी, कितनी दफ्तरों में गुजारी, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा वो तजर्बा कैसा रहा ईदें गुजारने का? सबसे पहले तो आज का तजर्बा मुझसे पूछे ना। अच्छा ठीक है, आज का रहमान ने हमें बुलाया, ईद वाले दिन बुला लिया। अब देखो ना, मैं तो अब किसी बड़े चैनल में नहीं हूँ और लेकिन फिर भी आपने ईद वाले दिन मुझे बुला लिया। चैनल पर होंगे वो चैनल बड़ा बन जाता है। लेकिन अमीन हफीज का एक बड़ा नाम है ना। हाँ, आपको तो एक ब्रांड चैनल की है। बात नहीं है, अमीन हफीज का एक बड़ा नाम है। मियां नवीद हमसे प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, देखिए जी, ये जो जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है, आप पुलिस में भर्ती हो जाएं, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं, आप फौज में भर्ती हो जाएं, आप जर्नलिस्ट बन जाएं और जर्नलिस्ट भी किसी न्यूज चैनल के बन जाएं, तो फिर ये सोचना कि ईद घर पे गुजारनी है, ईद बाहर गुजारनी है, ये फिर आपकी मर्जी नहीं चलती। फिर एक शेड्यूल होता है जिसके तहत आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। न्यूज़ चैनल के लिए फौज, पुलिस वाले, आप देखें ये फौज बॉर्डर पे खड़ी होती है, पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे होते हैं, सारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और वो अलर्ट होते हैं गन पकड़ के आपकी हिफाजत के लिए। तो जो मैं समझता हूँ कि जो लोग फील्ड के लोग होते हैं उनके लिए बड़े बड़े दिन घर में गुजारना ये बड़ा मुश्किल होता है। ये नौकरी करने के लिए आपको दफ्तर आना पड़ता है, जैसे आज आपने बुला लिया, हम आपके पास आ गए। तो बात ये होती है कि जब आप एक प्रोफेशन चुनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, तो इतवार वाले दिन या ईद वाले दिन हॉस्पिटल बंद तो नहीं हो जाते, डॉक्टर भी काम करते हैं। तो ये जितने फील्ड प्रोफेशन है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन है, उसमें जब आप आते हैं ना तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुर्बानियां देनी पड़ती है। फिर आप रेलवे के मुलाजिम की तरह ये नहीं कि सुबह 8 बजे आए, 4 बजे बंद, जन्नत में जाए, उसके बाद कौन क्या है, आप सीधा अपना बैग पकड़ा। लेकिन देखिए, अगर मैं मीडिया की बात करूं और जिस तरह से आपका एक मुनफरद अंदाज, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोगों में उसने बड़ी मकबूलियत इख्तियार की। आप देखें कि इस तरह से, जिस तरह से आप पैकेजेस बनाते थे, मुख्तलिफ लोगों से ईद मिलना, रिपोर्टिंग करनी, ये सारा कुछ, तो मुझे लगता है समहाउ मीडिया में आकर इस किस्म के जब हम काम कर रहे होते हैं, ऑन स्क्रीन होते हैं, तो हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता, आप जब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रहे होते हैं, आपको खुद को भी मौका मिल रहा होता है अपना कैथारसिस करने का? एंजॉय तो करता है फिर बंदा। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं समझता हूं कि जर्नलिज्म सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाने का नाम नहीं है कि आप ऐसी खबर दें। और फिर हमारे बाज न्यूज़ चैनल तो ऐसे भी हैं कि वो खबर दे के खबर की लस्सी बना देते हैं। हाँ जी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को 9 बजे भी उठाया, रात 12 बजे भी सोते हुए आप चाहते हैं हेडलाइन देखूं,
फिर वही टेंशन वाली हाँ, खबर। और वहीं से स्टार्ट अहम तो खबर। अमीन हफीज ने कभी भी अपने कैरियर में ना नेगेटिव स्टोरी दी है, ना मैंने कभी किसी के खिलाफ खबर दी है। हाँ, सच खबर है तो वो जरूर दी है, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि ऐसी खबर दूं जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो, लोग देखें और उसमें देखें ना। अब शाही किला में अगर शादी हो जाती है तो वो तो सारे रिपोर्टर खबर दे रहे हैं माशाल्लाह। हमारे तमाम चैनलों के जो रिपोर्टर्स हैं, अखबारात के रिपोर्टर हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल, और वो दे रहे हैं कि जी शाही किला में शादी नहीं हो सकती, ये एक इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, लेकिन हो गई, उस पर कार्रवाई हो गई, लोग मुअत्तल हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया जिसने गैर कानूनी शादी वहां पर रचाई। अब अमीन हफीज को कहा जाता है कि अमीन साहब ये शाही किला में शादी हुई है तो जरा आप इस पर खबर बनाएं। अब अगर मैं भी वही खबर बनाऊं तो फिर मैं समझता हूं कि कोई ऐसा काम तो होना चाहिए जो निराला हो। हाँ, मैंने शाही किले में जाके सोचा कि फर्ज करें ये मुगलिया दौर है और अमीन हफीज साहब बादशाह सलामत हैं और मुझे और मेरी पेशगी इजाजत के बगैर मेरे शाही किला में शादी हो जाए तो मुझे गुस्सा आएगा ना। हाँ। तो मैंने अपने आप पे वो कैफियत तारी की कि मैं बादशाह सलामत हूं, मेरी इजाजत के बगैर शाही किले में शादी हो गई। मैंने उसी तरह बादशाह सलामत वाला गेटअप लिया। हाँ। वही जो आपने शाही किला में देखा होगा, शीश महल में एक बंदा आपसे 200-300 रुपए लेता है, पूरा गेटअप आपको देता है, शाही बादशाह सलामत वाला, ताज होता है, गले में माला होती है, वो जेली मोती होती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो इसी तरह बादशाह सलामत वाला ड्रेस, तलवार होती है। तो मैंने वो सारा कुछ पहन के पीछे उसी तरह दरबान खड़े किए। मैंने उनको कहा नजरें नीची करें, जब बादशाह सलामत हो तो दरबान नीची करते हैं। उन्होंने नजरें नीची की, वो ऐसे मेरे पीछे खड़े हो। अब बात ये कहनी थी कि शाही किला है, शादी नहीं हो सकती, शादी हो गई है, पनिशमेंट होगी। हाँ, ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हाँ। इसी इंफॉर्मेशन को मैंने एंटरटेनमेंट के साथ इस तरह दिया। अमीन हफीज बादशाह सलामत बन के शाही किला में उसी तरह खड़े हैं और मैं उसी जलाल में बात करता हूं कि किसने, मतलब मैं बादशाह सलामत हूं, किसने हमारे शाही किला में शादी रचाई, यूं तलवार निकाल के सजा मिलेगी, कैमरामैन ये वो है, यूं तलवार अंदर। मतलब बात वही की है, लेकिन एक मुनफरिद अंदाज, स्टाइल जो है वो इतना फर्क, और फिर वो स्टाइल जो है लोगों ने पसंद किया, वायरल हो गया, फिर वो सब लोग उस शादी और उसको भूल गए, और फिर आपका जो फिर वो इंडिया वाले, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, उन सब ने मेरी ये खबर चलाई। इवन पाकिस्तान के न्यूज चैनल जो जियो के अलावा था, उन्होंने ये खबर चलाई कि सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये कौन सी जर्नलिज्म है जो अमीन हफीज कर रहा है? वो बार बार मेरे क्लिप चलाते हैं जो भी मैं खबर बनाता हूँ, तो वो लगे रहे अपना काम करते रहे। मैं तो समझता हूँ कि लेकिन आपसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपके काम को सराहने वाले बहुत से लोग हैं, और हम भी ऑब्वियसली आपके फैंस में शामिल हैं। अच्छा वजाहत, आप किस तरह से ईद का दिन जो है नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं? चलें ठीक है, हमने आपको दावत दी, लेकिन ये 2 घंटे के लिए, वैसे रेस्ट ऑफ द डे व्हाट वुड बी योर एक्टिविटीज? किस तरह से दिन गुजारेंगे? अच्छा, जब से हम मीडिया में आए हैं ना, या सॉरी एक चीज ऐड कर लेते हैं ना। हाँ। कि यहाँ ईद वाले दिन भी लोगों को गिरा करवाते, एक को कहा नहीं मैं नहीं मिल सकता, लेकिन आगे कमिटमेंट, फिर आगे कमिटमेंट, जो आपकी एक रिवायत है ड्रामेबाजी को बुला के उसके पोल खुलवाने हैं। आपने पोल खुलवा, अमीन साहब ये देखें ना, मेहमान को बुला के पोल, अमीन साहब आपको गिरा करवाता है कभी? मुझे सच्ची बताइए आप। मुझे तो इसने एक ही दफा एक बड़ी खूबसूरत दावत में बुलाया था, केक कटिंग सेरेमनी थी, बर वक्त वो शुरू हुई, बर वक्त खत्म हुई, और ये देखिए काउंटर जायके वाला, टेस्ट वाला वो केक था। कितना मजा आया। अमीन साहब, ये अमीन साहब की गवाही जो है ना, क्योंकि अमीन साहब 62-63 पे पूरा, लेकिन मेरी गवाही बहुत मैटर करती है, मैं आपको बड़े सालों औरत की आधी गवाही होती, मैटर नहीं करती। अच्छा खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, ईद जब से हम मीडिया में आए ना, तब से ईद को, या तो ये शुरू में तो होता था कि यार ईद अपने घर वालों के साथ मनानी चाहिए, ऑफिस के अंदर जब हम न्यूज़ पढ़ते थे, बट ये है कि उसके बाद जब प्रोग्रामिंग में आए हैं तो अब ये होता है कि ईद भी अब हमारे जो चैनल्स हैं, जो कोलीग्स हैं, जिस तरह आप लोग हैं, आज हम इकट्ठे हैं, अमीन साहब जैसे लोग हैं, तो अब ईद इन्हीं लोगों की, ये भी हमारी फैमिलीज़ का हिस्सा है, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप घर में ईद मना रहे हैं, वो घर की फैमिली है। तो ये जो कोलीग्स हैं, ये जो खूबसूरत लोग हैं, जब आप इनके साथ होते हैं तो आपकी ईद भी जो है ना मज़ेदार बनती है, आपकी ईद का मज़ा भी दोबाला होता है। दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत मज़े के होते हैं। आधा दिन ऑफिस में गुजरता है अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, और बाकी दिन घर में गुजरता है। घर की मुर्गी दाल बराबर ज़्यादा मज़ा ऑफिस में आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब, आप तो, मैं तो ऑब्वियसली अब तो 2 चैनल्स आपके ज़ेरे असर हैं,
तो आपके लिए तो छुट्टी करना नामुमकिन होता होगा, लेकिन वैसे किस तरह फैमिली के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कितना टाइम जो है वो दफ्तर को देना है, कितना घर वालों को वैसे देना है? रोमा ये तो हर ईद पे ही आप पूछती हैं। हाँ कोई और सवाल होना चाहिए। नहीं ये नहीं, मैं तो अब आपको पता है, ये तो पता ही है आपको हाँ, कि लेकिन जब आपसे दफ्तर में पिछली ना- दफा अगर पूछा होगा तो तब आपके पास एक चैनल था, अब आपकी तरक्की हो गई है। देखिए मेरी बात सुने, ये तो जिम्मेदारी है ना, और जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो फिर ज़ाहिर है आपको टाइम भी आपने ज़्यादा देना, आपने जो है वो देखना भी सारा हर चीज़ को देखना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा थोड़ा सा कि ईद जो है ना, हमारी ईद उस तरह नहीं गुजरती जिस तरह एंटरटेनमेंट या एंजॉयफुल हम बचपन में करते थे। अब तो जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, दफ्तर आएंगे, दफ्तर में आकर सारे काम, आपने ईद नमाज पढ़ी और दफ्तर आ गए, और दफ्तर के सारे काम चलाने। जिस तरह मीर फीस साहब ने बता दिया है कि आपने कोई रेलवे के मुलाजिम की तरह नहीं है कि 8 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे आप आगे से चल फिर काम चलना है। तो मैं आज भी मिस करता हूँ अपनी बचपन की लाइफ की जो ईदें हैं, जिसमें हाय हाय हाय, मैं आपको जिसमें बताऊं कोई ये टेंशन नहीं ईद थी। कैसे ईद मनाते थे। ऐनक पहन के ना, वो जो काले वाली होती है, वो पहन के हाथ में दही बल्ले, दूसरे हाथ में फ्रूट चाट, सामने कतलमा बन रहा है। हाय 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 हाय। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो, और वो एंड में वो जो कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, वो गोली वाली, ठक करके वो ऐसी आधा वो प्रेशर के साथ बाहर गिर जाती थी बोतल। ये जो बचपन की यादें हैं, बिल्कुल अमीन फीस साहब बिल्कुल ठीक खूबसूरत है, बातें बिल्कुल ठीक है। हैं। ऐसे ही मनाते थे। जितनी ईद इकट्ठी होती थी, मुझे याद है मियां नवीद साहब जो है ना, वो कतलमा खाते थे, वो दही बल्ले खाते थे, और वो ऐसे दही बल्ले होते थे खाते ही गला खराब हो जाता और था। लेकिन मीर फीस साहब एक चीज आप भूल गए हैं, पकौड़े और समोसे। पकोड़े और समोसे, सबसे पहला काम यही होता था। और वो गली मोहल्लों में झूले वाले आ जाते थे, वो झूले लेने, अच्छा, वो उनकी झूले सैर, हमने भी बंदर अपने तमाशा बचपन में लिए हैं? हैं। बंदर तमाशा भी भूल गए आप। बांदर का तमाशा भी। ईद वो होती थी, लेकिन इन्होंने अब हमें बांदर बना दिया। अच्छा, ना घर वाले खुश हैं, ना दफ्तर वाले खुश हैं, ना चलिए, दोस्त खुश बचपन हैं। की ईद की, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम बात, मेरे ख्याल में हम सब में शायद जूनियर आप ही सबसे ज्यादा हैं। आप आपकी हैं, ईदें मैं तो कैसी जूनियर बचपन की? नहीं चलें ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी बचपन की ईदें जो थी वो कैसी हुआ करती थी? और साथ ही साथ वो जो गली मोहल्लों में वो झूला देने वाले आते हैं, वो एक अलहदा किस्म की वो एक गहमा गहमी होती थी, वो कभी आपने वो वाली फेस्टिविटीज़ इनको एंजॉय किया हुआ ईद पर? जी बिल्कुल किया है। इंसान जो है, जैसे कि हम सब कहते हैं कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, सो बचपन की ईद जो है काफ़ी डिस्टिंग्विश होती है एज बीइंग अ मैच्योर पर्सन, के उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती ज़माने की। जिस तरह सब ने जिक्र किया है कि कारोबार भी करना है, काम भी करना है, उस वक्त ऐसी कोई आपको टेंशन नहीं होती। सो आप अपनी जो फेस्टिविटी है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सो डेफिनेटली एक फ़र्क तो होता है कि वो ईद जो सही जो एंजॉय करते हैं वो बच्चे ही करते हैं। बच्चे ही करते हैं, लेकिन मैं वैसे उन लोगों से डिसएग्री थोड़ा सा करती हूँ। मैं कहती हूँ ईद आपके अपने अंदर की एक खुशी होती है। ईद किसी भी उम्र में मनाई जा सकती है, लेकिन हाँ, जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि जैसे दफ्तरों की जिम्मेदारियाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपको बाकी का टाइम मिलता है, आप घर वालों के साथ जाके उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है उसको फुलफिल करने के साथ साथ। अच्छा अमीन साहब, आप अग्री करेंगे पहले वक्तों में, और शायद अभी भी लाहौर के कुछ एरियाज़ में ऐसा होता हो, लेकिन मैं अब नहीं देखती, मेले ठेले बहुत लगा करते थे और वहाँ पर झूले और वो मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स, और जिस खाने को आज हम फूड स्ट्रीट कहते हैं वो उस टाइम बड़े मशहूर होते थे। तो कभी कोई मेले ठेले आपने एंजॉय किए हुए हैं सहाफत में आने से पहले, जब आपकी बचपन की ईद होती थी? सर कौन सा मेला ठेला है? देखिए अमीन हफीज को, अमीन साहब आज भी नहीं मेले ठेले छोड़ते, अभी भी ये माशाल्लाह बच्चे ही हैं। अच्छा, हाँ, दिल दिल है ना। जवान है, दिल जवान है। दिल आप जवान अपने अंदर का बच्चा न मरने दें। मैं आपको हाँ, बताऊं, असल चीज़। जिंदगी में कामयाब, अगर आपने देखो ना, किसी ने साइकाइट्रिस्ट से पूछा कि यार मुझे गम बड़े होते हैं, मैं रात को सोता हूं तो मेरी चार पे ही घूमती है, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, मुझे कई घंटे नींद नहीं आती, और बास दोस्त कहते हैं हम गोली खा के फिर सोते हैं नींद वाली। तो मैं उनसे सबको कहता हूं कि आप अपने अंदर का ना बच्चा मार चुके हो। आप जो हंसना चाहते हैं आपने हंसना छोड़ दिया है, कह के लगाना चाहते थे आपने कह के लगाना छोड़ दिए हैं। आपके जो बचपन के दोस्त हैं, आपके जो ऐसे दोस्त जिनके साथ आपका शरीका नहीं है, आपका मुकाबला नहीं है, आप उनमें चले जाएं। आज भी आप अपने बचपन की गलियों में चले जाएं, जहां आपका बचपन गुजरा है। उन दोस्तों के पास चले जाएं जहां जिनके साथ आपने लूडो खेली है, कैरम बोर्ड खेला है, खरोट खेले हैं, बांदर किला खेला है। मैं कहता हूं जो बचपन की चीजें, गली मोहल्ले में आपने क्रिकेट खेली है, बॉल गली की नाली में चला जाता था, उधर से गेंद पकड़ा, फिर उसको झाड़ा और उसी पे गेंद कराया, और जो वो बैट्समैन है उसने जब
चौका या छिक्का मारा तो वो गीला गेंद था, सारा उसके ऊपर आप इशारा आ गई। आपने बड़े अच्छी मंजरकशी कर दी है, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि बड़े लोग गोलियां खाकर सोते हैं, कुछ लोग गोलियां देकर भी सोते हैं। यार ये गोली बात पता क्या, गोली गोली होती, दे के सोए या खा कर सोए, लेकिन यारों दोस्तों में ये चीज़ चलती है। लेकिन असल चीज़ ये है, अमीन साहब ने जो कहा है ना, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैंने 25 साल के बूढ़े भी देखे हैं, 70 साल के जवान भी देखे हैं। अगर आपका दिल जवान है तो एज इज जस्ट अ नंबर। अमीन साहब को देख के आपको लगता नहीं है कि हम इनकी महफिल में बैठ के हम इनसे महजूज होते हैं, बिल्कुल। इनकी और कंपनी देखिए से कितने हम लोग energetic हैं। लुत्फानंदोज होते हैं। सर मैं इस वक्त 62 इयर्स का हो गया हूँ, ओह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र मजीद दराज करे। और लेकिन मैं अगर आपसे सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि आप किसी का नुकसान ना करें, आप किसी के खिलाफ खबर ना दें। एज ए जर्नलिस्ट आप खबर जरूर दें, ये आपका राइट है, फुल खबर दें, लेकिन जब उस खबर के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, ऐसे ही इधर से सुना उधर से सुना, व्हाट्सएप ग्रुप में आया, मतलब ऐसे ही बगैर तस्दीक किए जब आप खबर देंगे तो फिर नींद आपको भी नहीं आएगी। ये भी मेरा बिल्कुल ईमान है। आपको भी नींद नहीं आएगी, इसलिए कि आपको वो मलामत करेगा आपका अंदर का इंसान। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर भी एक हर वक्त एक वो फरिश्ता बिठाया होता है जो आपको कहता है कि आप काम ठीक कर रहे हैं, आप काम गलत कर रहे हैं। वो ज़मीर अंदर का जो है वो आपको मुसलसल मलामत जो है मत वो करें करता ऐसा रहता है, नॉक करता काम, रहता और है। अपने आप को टेंशन मत दें, ना दूसरों को टेंशन ना दें। दूसरों और इसके लिए जरूरी है दोस्तों की दावतें करें, वरना फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों की खिदमत करना है ना, वो भी बड़ा जरूरी होता है। क्यों अमीन साहब? क्योंकि इनकम टैक्स वाले वैसे ही पैसे काट लेंगे आपकी तनख्वाह से, वो हमें खिलाएं, ज्यादा खुशी वो होगी। खिलाएं, वो ज्यादा खुशी होगी, बजाय कि इनकम टैक्स लेकिन आप वालों भी को खिलाएं। खिलाएं, आप भी खिलाएं। अभी तो मेहमान है ना, अभी तो हम आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं खिलाया, और आपने भी कोई 4 साल पहले एक चले, ये भी कढ़ाई शुक्र है आप खिलाई 4 थी। साल नहीं पहले मुझे की बात- वजाहत ने बताया था, मैं आपको बताऊं, मैं अभी इसकी साइड नहीं लेता, लेकिन सच्ची बात है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ना मुझे वजाहत ने बताया कि मैंने आप सारे दोस्तों के लिए ना ईद की खीर इनके घर बनी थी, बादाम पिस्ते, ओए होए होए, उसके ऊपर जो वर्ग डालते हैं ना वो चांदी वाला, वो कहते हैं मैं लाया हूँ, प्रोग्राम के बाद आपको दूंगा, वो आपके लिए चले लाए ठीक है, ये तो बड़ी ये अमीन हैरान साहब ने ये कुन बात है। कह के मेरी ना अनवीस साहब इज्जत रख ली है। जैसा ब्रेक ले लेते पहले खा ना लें। हाँ, अच्छा चलें ठीक है, ब्रेक की बात हो रही है, हम देखते हैं वजाहत हमारे लिए क्या लेकर आए। अभी हम इस ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबको हम सब की तरफ से एक बार फिर मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ हमारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। मियां नवीद साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। अभी रिसेंटली आपको एक और चैनल की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई। सो अब आपको क्या लगता है कि कितना बीइंग अ ब्यूरो चीफ ऑफ लाइक नेशनल चैनल एंड लोकल चैनल एट द सेम टाइम, हाउ डिफिकल्ट इज दिस जॉब टू लाइक मैनेज ऑल द रिपोर्टर्स अंडर यू? एक पूरा ऑब्वियसली आपके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है जिसके रिपोर्टर्स को आपने मैनेज करना होता है और डिफरेंट चीज़ों को साथ देखना होता है, आपने असाइनमेंट्स भी देखनी होती हैं, किसकी कहाँ ड्यूटी लग रही है। सो अब आप पर कितनी बड़ी जो है वो आप जिम्मेदारी अपने कंधों पर समझते हैं कि है? देखिए रोमा, ये वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी है। 2 चैनल है, एक न्यू चैनल नेशनल जो हमारा, फिर लोकल चैनल है, फिर एक टीम है हमारी पूरी रिपोर्टिंग की। और टीम वर्क, टीम के साथ चलना, आपके कुछ ऐसे घोड़े होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तेज़ होते हैं, कुछ माठे भी होते हैं, तो आपने सबको साथ लेके चलना होता है। और उनको जो है वो फिर आपने ज़रा असाइनमेंट्स भी लगानी है सुबह आकर, और फिर मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू होता है। फिर आपने ज़रा आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कितने चैनल्स हैं, आपने कम से कम कोई बेहतर करके दिखाना स्क्रीन के ऊपर, तो फिर ही पता चलेगा ना। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। और मुझे अब पता लगा है कि जब मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ था तो मुझे तो मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने अपनी रिपोर्टिंग की, अपनी बीट को देखा। अब तो मुझे हर बीट को देखना है, हर खबर को देखना है, और मैंने अपने सिस्टम को चलाना है और कोशिश करनी है कि मैं बाकी चैनल से ज़्यादा कुछ बेस्ट डिलीवर करूँ, मेरी टीम बेहतर करे। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह मैं निभा रहा हूँ। मेरे ऊपर जो है वो ये जिम्मेदारी, जो एक ज़ाहिर है अल्लाह ताला जब किसी इंसान को चूज करता है, जब कोई अच्छा, जिम्मेदारी जब देता है। रिपोर्टर्स आपको तंग करते हैं, मतलब कुछ मैंने ऐसे भी रिपोर्टर्स देखे हैं उनकी कभी ड्यूटी लग गई और वो कहते हैं नहीं हम नहीं ये काम कर सकते। लेट्स सपोज अगर कोई थोड़ा सा रिलेटिवली पुराना रिपोर्टर है और उसको कह दिया कि भाई जाके आप वेदर का रिकॉर्ड करके लाए, तो वो कहता है भाई हमने नहीं वेदर करना, कुछ और कराओ। इसी तरह बहुत से रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप एक टास्क दे रहे होते हैं, वो कहते हैं हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। आप इन चीज़ों के साथ कैसे डील कर रहे होते हैं? फिर खवातीन के साथ डील करना इटसेल्फ, खवातीन जब अपने आंसू बहाती हैं तो फिर तो
ऑब्वियसली बड़े बड़ों की हमदर्दियां उनकी बिल्कुल। तरफ हो जाती हैं, तो ये चीजों से आप कैसे रोमा, एक टैकल तो ये है करते कि हैं? मैं देखता हूँ कि जो अगर मेरा कोई सीनियर रिपोर्टर है, अगर सीनियर कोई है तो मैं उसको वेदर नहीं करवाऊंगा। मैं क्यों उसको वेदर करवाऊँ? एक सीनियर बंदा है और उसकी जो नहीं, ये beat फॉर है- एग्जांपल आपको मैंने कहा है, ऑब्वियसली लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा जो है ना वो जब से मैं इदारे का ब्यूरो चीफ बना हूँ, मेरा रिपोर्टर्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है और मुझे कहना ही नहीं पड़ता। मैं वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, मैं उनको कहता हूँ कि प्रोफेशनल अंदाज में आप काम करें, मैं आपके ऊपर कोई सख्ती नहीं होगी। लेकिन बहरहाल लेकिन मुझे मेरा नाम भी असाइनमेंट ले ले तो वो चले जाते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा यानी होगा कि मैंने आपकी- काम नहीं करना, एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा। इवन पंजाब असेंबली जब कवर करते हैं तो रात 12 बजे तक भी हम वहाँ पे थे। तो मुझे इसमें कोई आपको नहीं इस मुश्किलात किस्म की और मेरी प्रॉब्लम? दोस्ती है उनके साथ, बिल्कुल मेरे ठीक। अपनी टीम के साथ, अपने रिपोर्टर्स के साथ दोस्ती है, फ्रेंडशिप है और इसी अंदाज में हम काम भी हम करते हैं। काम करते हैं। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में टीम की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है अगर आपका एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो और उसमें सभी लोग जो हैं वो काम के साथ साथ उस काम को एंजॉय कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। अच्छा अमीन साहब, वैसे जब आप बिल्कुल इनिशियली आपने स्टार्ट किया होगा या इस तरह, आपको क्या लगता है बीइंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि चीज़ों को मैनेज करके चलना, और फिर उसके बाद मतलब कभी ऐसे होता है कि आप बर वक्त एक खबर जो है वो फाइल ना कर सकें और रिपोर्ट ना कर सकें, किसी दूसरे चैनल ने वो खबर चला दी, तो फिर ये कितना प्रेशर आता है इदारे की तरफ से कि भाई ये तो कोई और बाजी ले गया, तो फिर बातें भी सुननी पड़ती हैं? देखिए जी, जो काम कर रहा होता है फील्ड में तो उसको ये रोला नहीं होता कि हाय मर गए, हाय लुट गए, मैं रह गया। तो जो काम कर रहा होता है ना, वो अगर एक मिसिंग अगर उसको आती है तो वो 4 एक्सक्लूसिव स्टोरियां भी दे रहा होता है। तो अदारा जब नाप तोल करके तराजू हाथ में पकड़ता है ना, तो उसको पता होता है कि काम करने वाला बंदा कौन है और रोने वाला बंदा कौन है। जैसे अभी मियां नवीद बता रहे थे कि मतलब उनको तजर्बा नहीं हुआ कि कोई उनकी बात को नो करे। उसकी वजह यह है कि जब आप एक टीम वर्क की सूरत में काम करते हैं तो आप सहाफ़ी हैं, आप फरिश्ते नहीं हैं कि हर चीज़ आपको पता है, हर चीज़ आपके पास आ गई है। ऐसा नहीं होता, मिसिंग भी होती है। देखिए, जो काम करेगा गलती भी उसी से ही होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो काम करेगा ही नहीं, जो बीट को डेड रखेगा, जो पूल सिस्टम चलाएगा, जो वो खबर पूल हुई वही दे दी, तो उसकी तो कभी मिसिंग नहीं होगी। लेकिन जो रिपोर्टर एक्सक्लूसिव खबर खेलता है और फिर अपनी खबर किसी को नहीं देता, वो सारे मिलके उस एक रिपोर्टर को डैमेज करने के लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेहनत कर रहा होता है ना, उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। उसको पता है कि जब मैं स्टोरी दूंगा और वो ऑन एयर होएगी तो बाकी टीवी चैनलों के, अखबार के रिपोर्टरों की अपने अपने दफ्तर में खिंचाई होगी, इसलिए कि उसकी स्टोरी उसने मेहनत की है, मुसलसल जद्दोजहद की है, हर इशू के ऊपर उसने नज़र रखी है और उसको पता होता है कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, वो उसका मुकम्मल डाटा अपने पास रखता है। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे पास जो जिम्मेदारियां थी, जो महकमे थे, उनमें एक एक महकमे की अलफ से जी तक की इंफॉर्मेशन मैंने अपने कंप्यूटर पे डाटा रखा होता था कि अगर समझौता एक्सप्रेस है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलती है, वो कब चलनी शुरू हुई थी, कब कब ये मुअत्तल हुई, और अब भी इस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान समझौता एक्सप्रेस बंद है, दोस्ती बस बंद है, एयर सिस्टम बंद है। ये कब बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, ये जब तक आपको किसी एक इशू पे उसके पस मंजर के साथ उसकी सारा डाटा आप नहीं रखते, आप किसी वक्त भी जब ऑन एयर आते हैं तो आप वो इंफॉर्मेशन नहीं अच्छा दे अमीन भाई, पाते, आपने तो वो आप अपने काम में तो माशाल्लाह बड़े सहाफ़ियों की खिंचाई करवाई अपने काम के जरिए। तो नहीं, मैंने नहीं खिंचाई कराई, मैं अपना काम कर रहा नहीं, था। कभी लेकिन घर में ऑब्वियसली खिंचाई तो ऑटोमेटिकली हो गई ना, जब हो गई आप- ना, हाँ। तो कभी घर में भाभी ने भी खिंचाई की है आपकी? बाहर तो आप खिंचाई करवाते रहे। नहीं, वो तो जो सच कहता बता है रहे, नहीं भाभी हुई, देख रही जो हो। तो कहता है नहीं हुई वो तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते अच्छा, तो वो तो देखिए, ये वो तो देखिए लाजमो मलजूम चीजें हैं ना, वो तो आप मानते हैं। घर में हमारे मियाँ साहब की भी बड़ी खिंचाई होती है। आप घर में बादशाह सलामत बाहर हो सकते हैं। उन्हें एक थे चीफ सेक्रेटरी, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, अभी वो शायद आज वो ईद है, वो जाहिर है वो घर में बैठे होंगे, तो अब तो खैर रिटायर हो गए हैं। जब वो चीफ सेक्रेटरी थे ना, तो हमने उनके घर में उन्होंने खुशी से कोई गेट टुगेदर किया सेक्रेटेरिएट के सारे रिपोर्टरों के साथ। हम उनके घर में थे। उनकी मिसिज को नहीं ख्याल था कि आज मेरे मियाँ जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उन्होंने घर में कोई सेक्रेटेरिएट के रिपोर्टर बुलाए हुए हैं, उनको नहीं पता था। वो रूटीन में कहीं एक्सरसाइज करते हुए घर में दाखिल हुई,
आते ही अभी ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा, जहाँ हम लोग सारे बैठे हुए थे, तो उसने कहा जानी किधर हो। तो जब उसने देखा तो सारे आगे रिपोर्टर थे, तो वो बड़ी परेशान सी हुई और एकदम वापस चली गई। खैर हमने जब चीफ सेक्रेटरी साहब आए तो बैठे, तो हमने उनको कहा कि सारा आप चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरीज, DIGs, ये सारे आपके एक इशारे के ऊपर यूं खड़े हो जाते हैं, और घर में आपको आपकी मिसेज जानी किधर हो, तो ये घर में क्या आप हो रहा है। तो उसने पता क्या कहा, क्या कहंदा अमीन घर कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं होता। हकीकत बात है। बिल्कुल आप बिल्कुल घर ठीक में कह कोई रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी नहीं होता। ये नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि मैं वजीर आजम था ना, तो बेगम कलसूम नवाज जब बुलाती थी ना, तो ये फौरन जाते थे। वो बड़े प्यार से ना नवाज शरीफ साहब को एक बात कहा करते थे, आपको याद है? कौन सी बेगम कलसूम बाऊजी, बिल्कुल ठीक। वो तो आखिरी हमने मोमेंट्स तो में भी वो देखा था बाऊजी कि कहते वो बाऊजी थे। आपके पास है। हाँ, वो तो जो ये नवाज शरीफ बाहर साहब जो को- कहते हैं ना कि घर में नहीं, वो घर में यही बात है, हर बंदा अपनी जात में, घर में एक अमीन हफीज है। बीबी क्या कि होता भी ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। वेल बेहतरीन, क्या खूबसूरत है। ये सब छा गए आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमाल ईद के रंगों में आपने अन्नी डाल दी है, हाय हाय हाय, खुशियां बखेर दी हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा वजाहत, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी रिसेंटली आप एक चैनल पर बतौर मॉर्निंग शो होस्ट जो है वो खदमात सर अंजाम दे रहे थे, तो आपके बहुत से क्लिप्स जो हैं इस दौरान वायरल हुए, जिसमें कभी आपके लाफ्टर अटैक्स होते थे, एक बड़ा नेचुरल सी चीज़ होती थी कि हंसी आ जाना, कोई बात ऐसी हो जाना। अब मोस्टली लोग जो है वो नहीं समझते, लेकिन गलतियाँ होना, हंसी आ जाना, ये चीज़ें लाइफ का हुस्न होती हैं। फिर उसके साथ साथ एक दफ़ा आपका ऐसा भी एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें आपसे कॉफ़ी गिर गई। तो बाकी किसी के ऐसे क्लिप्स इतने वायरल नहीं होते, या किसी से इतनी हंसियाँ नहीं आती, ये आपके साथ ऐसी क्या चीज़ हुई जैसे आपके हाथ से कभी कॉफ़ी गिर रही है, कभी आप हंस पड़े हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेन गिर गया? अच्छा सच्ची बात है, मैं कसम खा के कहता हूँ, अब जो कॉफ़ी गिरी ना, उसमें मुझे शायद दूसरे चैनल्स के कुछ लोगों ने कहा ये प्लांटेड था, कि ये स्क्रिप्टेड है। जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझसे ऐसी जो है ना फजूल चीज़ें हो जाती हैं, खुद ब खुद हो जाती हैं। वो बात करे तो वैसे ही वो मग के अंदर उंगली अड़ी और कॉफ़ी गिर गई जाके, और वो इतना स्पॉन्टेनियस था और वो हुआ और वो चीज़ वायरल हो जाती है। क्योंकि अमीन साहब ये चीज़ है, काम की बात अगर आप टीवी पे बैठ के करें ना, तो वो बहुत कम वायरल होती है। लोग सारी चीज छोड़ देते हैं अच्छी, और ये चीज वायरल हो जाती है। बट दूसरी जो आपने हंसी वाली बात की ना, मॉर्निंग शो होता है जरा लाइटर में। अमीन साहब भी हमारे मॉर्निंग शो में आए हुए हैं, याद होगा आप स्टार्टिंग में ही आपको जहमत दी थी। उसके अंदर ना बहुत से ऐसे फनी चीज़ें हो जाती हैं, बट उसमें मार्जिन होता है, उसमें आप खांसी भी कर सकते हैं। अगर आपका कॉफ़ी का मग गिर भी गया तो डायरेक्टर न्यूज़ ने आपकी खिंचाई नहीं करनी है, वहाँ पे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग ने आपकी तलबी नहीं करनी है, क्योंकि वो लाइटर नोट पे होता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं पटांग। अच्छा पहली दफ़ा तो हुआ ना, वो गिरी और मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट हुई, बट वो क्लिप हमारा 3 मिलियन पे चला गया। अगली दफ़ा सोचा मैं उन जानबूझ के देख क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, काम की बातें करें तो होती नहीं है। फिर 3 मिलियन पे नहीं गया होगा, नहीं गया होगा, गया ही। अच्छा नहीं, आप नहीं, आप रहमा अभी तजर्बा कर लें। अभी आप किसी प्रोफेसर जिसने PhD की हो, बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर उसने लिखा है, और इसी तरह आप किसी प्रोफेसर का, किसी इंजीनियर का, किसी अच्छे डॉक्टर का, उसने बड़ा आला ऑपरेशन किया है, उसका इंटरव्यू कर लें, उसका व्यूअरशिप देख लें, और एक मरासियों वाला काम कर लें जरा, थोड़ा सा ऐसे ही हल्का सा इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, वो देखें कहाँ की कहाँ। और उस पर थंबनेल का ऐसा कोई लगा दें कि अमीन हफीज ने शो में ऐसी क्या हरकत की कि सबने मुंह में उंगलियां दे दी, होगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पर लोग जो है ना वो ऐसी चीजों को चस्का लेने वाली कौम है ना। चीजें तमाश बेसिकली मिजाजन, हम लोग तमाशबीन हैं। कोई भी चीज़ आप देखें ना, अगर आप रोड पे जा रहे हो, कोई एक बंदा नाले से यूं देख रहा है ना, वो कराची में क्लिप वायरल हुआ था, उसने पीछे कैमरा खड़ा किया था, उसने कहा देखेगा, वो यूं देख रहे हैं, पूरी ट्रैफिक लोग साइडों पे गाड़ियां लगे और नाले में देखने लग गए। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। एक सवाल मैं अमीन साहब आपसे करना चाहूंगी, और उसके बाद फिर हम एक एक्टिविटी जो है वो अपने तमाम मेहमानों से करवाना चाहेंगे। वक्त हमारे पास अब जरा कम रह गया है। आपका मैंने एक काफ़ी अर्सा पहले जब आप रिपोर्टिंग करते थे, तो उसमें मैंने आपका एक ईद पैकेज देखा था, जिसमें आपने बकरा जो था वो टांगों से ऐसे उठा लिया था, वो प्रॉबेबली ईद उल अजहा थी। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या वाकई अमीन साहब ने ये बकरा ख़रीद भी लिया होगा, और इतने कम नरखों पर ख़रीद लिया होगा? तो क्या ये वाकई ऐसा हुआ था? क्योंकि हम एक एक्टिविटी करने ईद उल अजहा की, मैं एक पिछले चैनल पर थी, तो हम जब गए तो वहाँ पर तो व्यापारी मीडिया वाले समझ के तो आपसे बात ही नहीं करते थे। उनको लगता था ये हमसे कहेंगे बकरा हमें मुफ्त में दे दो या कम, तो वो हमसे किसी हवाले से डील ही नहीं कर रहे थे, एक्टिविटी दिखाने के लिए भी। आपने ये चीज़ों को कैसे टैकल किया, और उसके बाद क्या आप फिर बकरा कम कीमत लेकर उठे, या क्या किस तरह किया सब कुछ? देखिए एक बात सुनिए, कामयाब आदमी कौन होता है?
कि जो अपना टारगेट अचीव करें। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, कोई भी प्लान करें, आप कामयाब जर्नलिस्ट वो हैं कि आप वहाँ से अपनी पसंद का इंफॉर्मेशन कंटेंट लेके आएं और उसमें कामयाब हो जाएं। देखिए मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, मेरी ट्रैवलिंग बहुत पॉपुलर है, मेरे फूड के हवाले से जो चीज़ें होती हैं, मेरा डिजिटल मीडिया मेरा बेटा हसीब अमीन चलाता है और वही देखता है। और ये बकर मंडी जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, ये भी मेरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। जब भी ईद आने वाली होती है मेरे बहुत सारे दिन बकर मंडी में गुजरते हैं। अब जो वहाँ पर मखसूस किस्म के लोग हर साल वही तकरीबन आते हैं व्यापारी, मेरी उनके साथ बड़ी दोस्ती हो गई। अब मैं लोगों को ये बता रहा था कि एक आम आदमी अगर कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना चाहता है तो वो कौन सा जानवर खरीदे। अब ये तो सबको पता है कि बकरा इतने तक का मिलता है, गाय भैंस इतने तक की मिलती है, ऊंट इतने तक का मिलता है, सबको पता है। रेट ऊपर नीचे हर साल थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा फनी अंदाज मिलाना है तो मैं जैसे एक बड़ी गाय पसंद कर रहा था तो मैंने कहा वाह वाह ये बड़ी ज़बरदस्त आय हाय साहिवाल किस्म की आला नस्ल की गाय है, ये कितने की मिल जाएगी। उसने बताया कि ये 8 लाख रुपए की है। मैं कहा यार 8 लाख रुपए की है, मेरे पास तो ना 60,000 रुपया था, तो 8 लाख रुपया तो मैं नहीं ले सकता। तो मैं कहा यार ये 60 रुपए की मुझे दे दो। 60 रुपए की? 60 रुपए की। तो कहता यार पागल हो गए, 60 रुपए की तो आपको तो मुर्गी भी नहीं मिलेगी, उसका अंडा भी नहीं मिलेगा। तो मैं कहा यार देखो गरीब आदमी के साथ मजाक कर रहे हो, मतलब इस तरह की बातें उसके साथ बार्गेनिंग कर रहा हूँ। उसकी चीज की कीमत बहुत ज्यादा है, मैं बहुत कम बता रहा हूँ। इसी तरह मैं लोगों को बताना चाह रहा था। में फिर आपने उनसे वो चीज बाय भी करते वो कहाँ करनी होती है जी, ये ऐसे ही वो ऐसे ही ड्रामा होता है। फिर मैंने सोचा कि गरीबों के लिए भी एक छोटा सा बकरा ढूंढा जाए। मैं एक दिन पूरी मार्केट में ढूंढ रहा हूँ कि आज मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी तनख्वाह जो है वो 30 से 40 हजार रुपया है, तो मैं इसके दरमियान वो जो बकरा है ना मैं 20-25 हजार रुपये का लेना चाहता हूँ। तो मैं मुख्तलिफ बड़े से बड़े बकरे की रेट पूछ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार ये, वो कह रहा है जी 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे पास 25,000 रुपये है, 25,000 ले लो। वो मुझे मजाक कर रहा है कि भाई साहब क्या मजाक कर रहे हैं। फिर ऐसे ही चलते चलते एक छोटा बकरा मुझे नजर आ गया। मैं कहा लगता है इसके साथ मेरा रेट तय हो जाएगा। मैंने उसका रेट पूछा तो उसने बताया ये 35,000 रुपये का है। मैं कहा वाह वाह, मेरे पास 25,000 रुपये था, अब इसके साथ मेरा सौदा जो है ना वो ऐसे सारी बात की, सारा कुछ किया। तो ये सारा प्लांटेड होता है। तो वो मैंने बिलाहिर उसने 25,000 रुपए का बकरा दे दिया और मैंने बकरा उठा लिया। अमीन हफीज ने 25,000 रुपए का बकरा ले लिया। लेकिन अब इस बकरे का गोश्त मैं अपने ससुराल में कितना दूंगा, दोस्तों में कितना दूंगा और घर में क्या खाऊंगा, ये फैसला अमीन हफीज साहब बाद में करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा क्विकली, मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया, मैंने आप लोगों से क्लोजिंग रिमार्क्स भी लेने हैं, लेकिन मियां साहब क्या ये आप कह सकते हैं नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई? मियां साहब परेशान हो गए। मियां साहब देख रहे तुम आप ये सबसे ये पूछे ना, मुश्किल सवाल आप ये पूछे, आप मियां नवी सबसे ये पूछे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मियां साहब ये तो सवाल मेरी ऊपर से गुजर रहे हैं सारे। जुनेद आप कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कीजिए। नजर ने नजर को नजर भर कर देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लगी। वाह वाह वाह। अच्छा ये अपनी तरफ से आपने मुश्किल सवाल पूछा था वैसे उनसे? नहीं, मैंने कहा शायद ये इट्स अ टंग ट्विस्टर, तो किसी से होता है किसी से नहीं होता। जुनेद साहब ने ख्यालों में उसको ला के नहीं सारी बातें, ये जरा इसमें मुझे ये बात लगाइए ना, जरा ये कह के दिखाना बाजार। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, सही तो कहा है दोबारा। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंटी। गलत हो गया, गलत। एक इतना मार्जिन तो मिलता है ना, पूरी लाइन मैंने सही पढ़ी है आखिर में। चलो ठीक है। अमीन साहब आपसे भी यही करवाते हैं, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ये तो उनको याद हो गया कि और करें ना। ऊंचे ऊंट की कुछ पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंच ऊंचा। ऐसे ही ना, ऐसे ही ना, वो हो जाता है ना, हल्का फुल्का हल्का फुल्का। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंटी। ऊंट आप नकल मार के बोल रही हो फिर भी नहीं हो रही। तो मियां नवी साहब तो मैं तो हाथ खड़े कर गया। क्लैपिंग जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, कोई मैसेज ईद पर क्विकली जल्दी से? देखिए जी, ईद है बड़ी खूबसूरत होती है, साल में 2 दफा आती है।
आप इसको एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने इन लॉज को टाइम दें, अपने माँ बाप को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें और ज़्यादा टाइम उनके दरमियान गुजारें और बेगम के बने हुए या माँ के बने हुए खाबे खाएं, उनको बड़ी खुशी होगी और बस उनके साथ उधर जाएं जहां वो जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, तो ईद बहुत जबरदस्त, अच्छी रही। जबरदस्त। वजाहत क्विकली। अच्छा, मैं इस ईद पर यही पैगाम दूंगा कि ईद का मतलब ही खुशी है। तो ईद नाम ही खुशी का है। अगर आपके प्यारे आपसे रूठे हैं, नाराज़ हैं, अगर किसी वजह से आप उनसे कोई कदूरत है, कोई किसी किस्म की कोई आपको उनसे उनको मना लड़ाई लाएं, है, कुछ उनके है, पास चले जाएं। तो ये ईद ऐसा मौका है कि आप अपना ज़र्फ बड़ा करें। अगर दूसरा भाई आपका नाराज़ है, वो माफ़ी नहीं मांग रहा है, आप खुद माफ़ी मांग लें, रूठों को मनाएं और ईद होती ही अपनों के साथ। और इस अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। मियाँ साहब जल्दी से। मैं तो यही कहूँगा जी, खाएं पिएं और ऐश करें बस। बिल्कुल हाय, हाय, ठीक हाय, हो।